हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफी अच्छा हूँ। नाउ वी आर मूविंग अहेड विद आवर कोर्स। हम लोग आज करने वाले हैं लेविन कलेक्शन स्टार्ट। हमने अभी रिसेंट में सप्लाई वाला चैप्टर खत्म किया है, सेक्शन नंबर 7 प्लस सेक्शन नंबर 8। इन दोनों में हमने अलग अलग तरीके की चीजें देखी। जैसे सेक्शन नंबर 8 में हमने देखा कि वैलिड सप्लाई कैसे बनती है, और सेक्शन नंबर 8 में हमने देखा कि कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई के लिए क्या स्पेशल प्रोविजंस हैं। अच्छा, लेट मी टेक यू टू द बैक। जहां से हमने स्टार्ट किया था, बेटा यहाँ से हमने देखा था कि जीएसटी दो चीजों से हमें पढ़ना है। पहला लेवी, दूसरा कलेक्शन। लेवी पे हम लोगों ने वैलिड सप्लाई भी खत्म कर लिया। फाइनली हम लोग टैक्सेबल गुड्स खत्म कर चुके थे, इंटर इंट्रा कर चुके थे, टैक्सेबल पर्सन भी खत्म कर चुके थे, टैक्सेबल टेरिटरी भी। नाउ वी आर कमिंग अप ऑन द 6th पार्ट। तो ये हमारा छठा पार्ट है। इसमें हम लोगों ने 5 पार्ट पहले से ही देख लिए हैं। ये हमारा छठा हिस्सा है। नाउ छठे हिस्से में हमको क्या देखना है कि एफसीएम और आरसीएम क्या होता है। बेसिकली जीएसटी चार्ज जो हो रहा है उसके दो तरीके हैं, एक फॉरवर्ड चार्ज, एक रिवर्स चार्ज। इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग हमें इस चैप्टर में लेनी है कि एक बार वैलिड सप्लाई अगर हमारी बन गई, वैलिड सप्लाई बन गई, उसके बाद जीएसटी उसके ऊपर लगेगा, चाहे एफसीएम पे लगे चाहे आरसीएम पे लगे। तो वो हमें देखना पड़ेगा कब कब एफसीएम पे लगेगा, कब कब आरसीएम पे लगेगा। सर हम लोग ये देख ही क्यों रहे हैं बेटा, इसको देखने का कारण ये है कि दोनों में ही मतलब एफसीएम में और आरसीएम में अलग अलग चीजें, बेसिकली टैक्सेबिलिटी के रूल्स हैं। इसी वजह से हमें इसे देखना पड़ेगा। ओके सर, हमें यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं चार्ज ऑफ जीएसटी की तरफ। ठीक है, चार्ज ऑफ जीएसटी में आज जो हमें चीजें पढ़नी है वो अच्छी तरह से आपको समझनी है। कोई भी चीज आपको इसमें छोड़नी नहीं है। जो भी चीज मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, मेक श्योर कि आप उसे अच्छी तरीके से कवर करें। ठीक है सर। देखो जी सर, लेविन कलेक्शन में हमारे पास यहाँ पे सबसे पहली बात जो है वो ये है, सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 5। तो सेक्शन नंबर 9 को भी चार्जिंग सेक्शन आप बोल सकते हो, दिस इज द चार्जिंग सेक्शन। बट ये चार्जिंग सेक्शन है सीजीएसटी एक्ट का। आपको पता है ज्यादातर चीजें जो हमारी है वो सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से चलती है, लेकिन जहाँ पे इंटरनेशनल चीजें आ जाती हैं वो आईजीएसटी में शिफ्ट हो जाती है चीजें। तो आईजीएसटी का भी सेक्शन नंबर 5 है, वो भी चार्जिंग सेक्शन ही है। तो दोनों हमारे चार्जिंग सेक्शन है। लेकिन आप अभी के लिए समझ लीजिए कि सेक्शन नंबर 9 चार्जिंग सेक्शन हमारा रहने वाला है, मेजोरिटी। ठीक है। अब एक बात और है कि इन दो सेक्शंस में हमें मैक्सिमम रेट्स बताए गए हैं। जैसे मैक्सिमम रेट कितना है 20%, इसमें मैक्सिमम रेट कितना है 40%। अब ये वाला जो मैक्सिमम रेट है ये खाली किसका है, सीजीएसटी का है, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट में लिखा है तो खाली सीजीएसटी का ही होगा। और आपको भी ये बात पता है कि सीजीएसटी के साथ साथ हमें एक टैक्स और लगाना पड़ता है, इसको बोलते हैं एसजीएसटी, है ना सर। तो एसजीएसटी भी अगर आपको लगाना पड़ता है तो आप ये बात समझिए कि 20% अगर सीजीएसटी का है तो 20% ही किसका है, एसजीएसटी का। लेकिन सीजीएसटी एक्ट के अंदर मैक्सिमम जो टैक्स रेट बताया गया है जीएसटी में वो 20% है। दैट मीन्स कि मैक्सिमम हम लोग 40% टैक्स लगा सकते हैं। सर लगता तो है नहीं किसी पे 40, बेटा लगा सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम और द मैक्सिमम कैप। ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है। जीएसटी काउंसिल इसके अंदर किसी भी टैक्स को आइडेंटिफाई करके आपको बता सकते हैं कि भैया 28 लगेगा, जितना लगे, वो उनकी अपनी मर्जी है। इसी तरह आईजीएसटी में तो केवल आईजीएसटी ही लगता है, तो उन्होंने अपना एक टैक्स बता दिया जो कि 40%। तो मैक्सिमम हमारा जो टैक्स रेट है जीएसटी का मैक्स रेट जो है वो बेटा 40% है। ये बात आपको याद रखनी है, वो 40% है। पेपर के अंदर एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। तो 40% इज द मैक्सिमम रेट दैट वी आर पेइंग अंडर द एम्बिट ऑफ द जीएसटी। ओके, नाउ सेक्शन नंबर 9 हमको मेजोरिटी में पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन नंबर 9 हमारा मेजर पार्ट कवर करेगा। सेक्शन नंबर 9 के अंदर बहुत सारे हिस्से हैं, 9, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जिसमें 1 और 2 है वो फॉरवर्ड चार्ज का है। सेकंड, सॉरी, 1 फॉरवर्ड चार्ज का है। सेकंड ऐसा है जिसके ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा रिवर्स चार्ज का 3 और 4 है, और 5 ई कॉम का है। ई कॉम वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ई कॉम अलग से सेक्शन में आया है, तो इंपॉर्टेंट होगा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं जीएसटी लगता है किस पे नहीं है। तो जीएसटी किस पे नहीं लगता बेटा, जीएसटी हमने पढ़ा था हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन एंड नेचुरल गैस, इनके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल ही नहीं होता। ये हम लोग पहले से पढ़ के आ चुके हैं फ्रॉम द बेसिक्स। इसका याद करने का कोड क्या है, एचपी मैन। आप इससे याद रख सकते हो बेटा, इसमें एचपी मैन ही बन रहा है कोड। तो ज्यादातर जो हमारे टीचर्स हैं वो एचपी मैन से ही आपको पढ़ाते हैं। रीजन बीइंग दैट कि एचपी मैन ही इसके अंदर वैलिड एक पॉइंट बनता है। पीएच मैन भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो फुल फॉर्म तो ये रहने वाली है कि वही हमारे पास जो 5 प्रोडक्ट हैं वो 5 प्रोडक्ट हमारे जो है कहीं ना कहीं जीएसटी के एम्बिट से बाहर हैं। ठीक है जी, ये बेटा मैंने आपको बहुत पहले करा दिया था। देखो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको, हमने जब ये किया था ना बेसिक, अपने बेसिक्स करे थे, तो ही मैंने बता दिया था कि अल्कोहलिक कंजप्शन
एल्कोहलिक फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और एचपी मैन दूसरा पॉइंट था उसमें कि इनके ऊपर जीएसटी अभी नहीं लगता, तो एचपी मैन उसमें दूसरा था। ठीक है, ओके सर, तो हमने यहाँ तक तो कर लिया था। अब चार्ज और जीएसटी में वापस आ जाते हैं। इसके बाद सेक्शन नंबर 1 और 2 तो 9192 तो हमें बताता है, 91 बताता है फॉरवर्ड चार्ज कहाँ कहाँ एफसीएम लगेगा। तो एफसीएम हर जगह लगेगा, सब पे लगेगा, ऑल सप्लाईज। सर ऑल सप्लाई पे लगेगा तो आरसीएम कब लगेगा बेटा? जिसके ऊपर आरसीएम नहीं लगता उसके ऊपर एफसीएम लगता है। और आरसीएम कब कब लगेगा वो तो हम लोग सेक्शन नंबर 93 और 94 में पढ़ेंगे ही। ठीक है सर, ओके, समझ में आ गया। 92 भी आपको याद रखना है कि जीएसटी किसके ऊपर है ही नहीं, जीएसटी एचपी मैन के ऊपर नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी अभी नहीं लगता। काउंसिल बताएगी तो लगेगा, नहीं बताएगी तो नहीं लगेगा, खैर के लिए नहीं लगता। ओके, तो हम लोग 93 से स्टार्ट करने वाले हैं। 93 में नोटिफिकेशन नंबर 417 और 94 में नोटिफिकेशन नंबर 1317। ये नोटिफिकेशन हमारी वो नोटिफिकेशन है जो हमें बताती है कि किन किन स्पेसिफाइड गुड्स पे आरसीएम लगेगा ही लगेगा। और ये वाली लिस्ट हमें बताती है कौन कौन से स्पेसिफाइड सर्विसेज है जिसके ऊपर आरसीएम लगेगा। बेटा आरसीएम का मतलब क्या है कि यहाँ पे रेसिपिएंट को टैक्स देना पड़ेगा, जो कि नॉर्मली नहीं होता। नॉर्मल क्या होता है, एक सप्लायर होता है, एक रेसिपिएंट होता है। सप्लायर कोई भी चीज की यहाँ पे सप्लाई करता है रेसिपिएंट को, रेसिपिएंट इसको फिर पैसे देता है और इन पैसों के अंदर जीएसटी जुड़ा हुआ होता है। फिर इस सप्लायर जाके आगे गवर्नमेंट को जीएसटी जमा कराता है। बट बेटा इसको पूरे को बोलते हैं एफसीएम, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। लेकिन इसका अपोजिट भी हो सकता है जीएसटी में। कैसे? सप्लायर ने कोई चीज सर्विसेज सप्लाई करी है, गुड सप्लाई करे रेसिपिएंट को, लेकिन रेसिपिएंट ने इसको पैसा तो दिया लेकिन केवल दिया सप्लाई का पैसा, और टैक्स का पैसा इसने गवर्नमेंट को जमा कराया रेसिपिएंट ने, तो इसको बोलेंगे बेटा आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ऐसा करने की क्यों जरूरत पड़ी अभी आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जो बहुत ही ज्यादा बेसिकली आप मान लो एक तरीके से सब्जेक्ट टू सम सोशल इश्यूज, और जिनका रिवेन्यू ही बहुत ज्यादा है, तो ऐसी चीजों को इसमें स्पेशली डाला गया, या जहां से कलेक्शन सप्लायर के थ्रू पॉसिबल नहीं था, या जहां पे सप्लायर ज्यादातर अनरजिस्टर्ड थे। तो इसलिए बोला गया कि सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है, अगर मान लो ये अनरजिस्टर्ड है, तो हमारा तो जीएसटी मर गया ना भाई। हमने वैलिड सप्लाई निकाल ली सेक्शन 7 में, वैलिड सप्लाई है, लेकिन अगर सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है तो फिर तो हमारा रेवेन्यू मर गया। अब सरकार ने देखा कि वो पर्टिकुलर चीज बहुत ज्यादा बिकती है, तो हम क्या करते हैं उसके ऊपर रिवर्स चार्ज लगा देते हैं कि हो सकता है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड हो, तो अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा तो वो जमा करा देगा। एक पॉसिबिलिटी तो है ना, अगर रजिस्टर्ड हुआ रेसिपिएंट जीएसटी में तो वो टैक्स जमा करा देगा, हमें कुछ तो पैसा मिलेगा। वरना पहले तो अगर हम सप्लायर पे खाली लायबिलिटी इंपोज करते हैं एफसीएम में, तो बेटा फिर तो हमें कुछ भी पैसा नहीं मिलता। लेकिन अगर सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो रेसिपिएंट जमा करा देगा। ये हमने यहाँ पे पुट ऑन कर दी चीज। ओके सर, मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया आपको, एज पर सेक्शन नंबर 298 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, रिवर्स चार्ज मींस दैट द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई इज लायबल टू पे टैक्स ऑन गुड्स और सर्विसेज इंस्टेड ऑफ द सप्लायर। सप्लायर नहीं देगा, रेसिपिएंट देगा। दिस इज एप्लीकेबल अंडर द सेक्शन ऑफ 9394 सीजीएसटी का, 5354 आईजीएसटी का। दोनों एक ही बात बोलते हैं, कोई अलग बात नहीं बोलते। ठीक है, 93 हमें पढ़ना है। सबसे पहले नोटिफिकेशन नंबर 417 आपको नोटिफिकेशन नंबर याद रखना है, क्योंकि नोटिफिकेशन के थ्रू ही सरकार ने हमें बताया ऐसे कौन से गुड्स है जिसके ऊपर आरसीएम लगेगा। ठीक है, तो इसमें एक लिस्ट है हमारे पास, कैश्यू नट्स नॉट शेल्ड और पिल्ड, मतलब कैश्यू नट्स होने चाहिए जो कि शेल में नहीं होने चाहिए और छिले हुए नहीं होने चाहिए, रॉ होने चाहिए। सप्लायर कौन है? एग्रीकल्चरिस्ट। और रेसिपिएंट कौन है? कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो बेटा उसके ऊपर लगेगा आरसीएम। जैसे मैंने बताया एग्रीकल्चरिस्ट जनरली अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं ना। तो जब भी कोई सप्लाई करते हैं, मान लो काजू, अब काजू एक ऐसी चीज है जो महंगी बिकती है। अब काजू कैश्यू कैश्यू हमारा हर तरीके से आप देखोगे जब सेल होगी तो ये वैलिड सप्लाई है। मैंने बोला हाँ सेक्शन नंबर 7 में वैलिड सप्लाई है, बट प्रॉब्लम क्या हुई, वैलिड सप्लाई होने के बावजूद भी इसके ऊपर टैक्स जो है नहीं लगा। क्यों नहीं लगा? क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट क्या था? सप्लायर था, और सप्लायर नॉट रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है। तो जब सप्लायर ही अनरजिस्टर्ड है तो टैक्स देगा कौन से? इसी वजह से इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा। समझे मेरी बात को? हाँ सर समझ गए, इसी वजह से इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा। ओके बेटा, अगर आप मेरी बात समझ गए तो मैं आगे बढ़ूं। ठीक है, देखिए, तो सरकार ने क्या कहा, सरकार ने बोला जो हमारे पैसे यहाँ पे मर रहे हैं हम उनको पैसों को बचाएंगे, और अगर ये ऐसी ट्रांजेक्शन किसी भी ऐसे पर्सन के साथ कर रहा है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है, तो बेटा रेसिपिएंट के ऊपर ही टैक्स लगा दो। सरकार ने ये बताया। ठीक है, बीड़ी रैपर जिसको हम लोग तेंदू लिप्स बोलते हैं, बीड़ी जिसके अंदर बनती है ना, बीड़ी आपने देखा होगा एक पैकेट सा होता है ऐसा, उसके ऊपर लाइन सी होती है, वो तेंदू लिप्स होती हैं।
तेंदू लीव जो होती है वो भी महंगी बिक रही है क्योंकि बीड़ी खुद ही महंगी है। तो बीड़ी का एक तरीके से रॉ मटेरियल है। तो ये भी एग्रीकल्चरिस्ट ही सप्लाई करेगा जो कि अनरजिस्टर्ड होता है, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को करेगा। तो बेटा वो रजिस्टर्ड पर्सन उसके ऊपर फिर टैक्स जमा कराएगा सरकार को, इस एग्रीकल्चरिस्ट को जमा कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसी तरह टबैको लीव्स, तंबाकू की पत्तियां अलग होती हैं, तेंदू लीव्स अलग होती हैं। ये भी एग्रीकल्चरिस्ट ही करेगा, किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन को करेगा। तो बेटा इन सब केसेस के अंदर आरसीएम लगेगा। आई होप आप मेरी बात लॉजिकली भी समझ रहे हैं, थ्योरेटिकली भी समझ रहे हैं और लीगली भी समझ रहे हैं। ठीक है। मैंने लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझाया कि एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं ज्यादातर पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, प्लस ये रजिस्टर्ड भी नहीं होते जीएसटी में, और इनकी ज्यादातर इनकम एग्जाम्प्ट होती है जीएसटी से, तो इनको तो पकड़ना काफी मुश्किल सरकार के लिए है। तो सरकार ने बोला जिसको ही सप्लाई कर रहे हैं उसको पकड़ो। उसको पकड़ा तो पता चला कि भैया वो रजिस्टर्ड है तो उससे टैक्स ले लो। सर अगर ये अनरजिस्टर्ड हुआ, अगर ये भी अनरजिस्टर्ड पर्सन हुआ, तो फिर तो बेटा अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सप्लाई कर रहा है तो उसमें टैक्स की कहां से बात आ सकती है? नहीं आएगी ना। जब तक वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस ना करे, उनको रजिस्ट्रेशन ना कराना पड़े, तो वो सारी चीजें फिर हमें कंसिडरेशन में लेनी पड़ेंगी, विच अगेन टेक्स अस टू रजिस्ट्रेशन चैप्टर। वहां पे फिर हम लोग देखेंगे सेक्शन नंबर 22, 23, 24 में क्या बातें बोली गई हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट बता देता हूँ यहीं पे ही कि ज्यादातर केसेस के अंदर टर्नओवर क्रॉस होता ही नहीं बहुत सारे लोगों का। जब टर्नओवर ही क्रॉस नहीं हुआ तो उनको जीएसटी देने की जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको जो भी सर्विसेज देता हूँ उसके ऊपर मैं जीएसटी लगाता ही लगाता हूँ। जैसे मैंने आपको कोई नोट सेल करे, ठीक है, जैसे ये चैप्टर के नोट्स आपको परचेज करने हैं, तो चार्ज ऑफ जीएसटी के नोट्स मैं तो सब बच्चों को बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप नोट्स तो परचेज कर लीजिए, ताकि आपको थोड़ा तो कन्वीनियंस हो, वरना आप नॉन प्रिंटेबल कॉपी से कैसे पढ़ेंगे। इसी वजह से मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर नोट्स चैप्टर वाइज अपलोड करना भी स्टार्ट कर दिया है। इस चैप्टर के भी हैं, तो जब आप इस चैप्टर के नोट्स खरीदेंगे तो 18% जीएसटी उसके ऊपर लगेगा। क्यों लग रहा है सर? क्योंकि बेटा ये एक सप्लाई है वैलिड, और चाहे मेरा थ्रेशोल्ड एक्सीड हो या ना हो, अगर मैं ये काम ऑनलाइन करता हूं तो मैं ई कॉम में आ गया एक तरीके से। ठीक है। तो अगर हम लोग ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं ना, बेसिकली रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी ये बात है कि अगर आप ऑनलाइन भी कोई काम कर रहे हो, ऑनलाइन बेच रहे हो, खरीद रहे हो किसी भी चीज को, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है, इवन विद जीरो टर्नओवर। तो एक एक्सेप्शन है ही है। तो यहाँ पे तो एग्रीकल्चरिस्ट है ना, एग्रीकल्चरिस्ट पैसों को एक्सीड ही नहीं करेगा। तो एग्रीकल्चर जो है अगर ऑनलाइन तो नहीं बेच रहा ना, अगर ऑनलाइन बेचता तो रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता, लेकिन ऑनलाइन तो नहीं बेच रहा, तो बेटा रजिस्ट्रेशन लेगा ही क्यों? जब रजिस्ट्रेशन नहीं लेगा तो सरकार का रेवेन्यू लॉस होता, इसलिए आरसीएम आया। इसके बाद एसेंशियल ऑयल्स, नॉन सिट्रिक, कौन कौन से इसमें आ गए? इंक्लूडिंग पेपरमिंट, अदरमिंट। पेपरमिंट एक है, दूसरे अदरमिंट है। अदरमिंट कौन से? स्पेयरमिंट, वाटरमिंट, स्पेयरमिंट, हॉर्समिंट एंड बर्जामिंट एंड मेंथा एर्वेंसिस। तो बेसिकली ऑयल के नाम है, बस आपको इसको ऐसे ही याद रखना है, इसके अंदर ज्यादा घुस मत जाना कि ऑयल क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या कंपोजिशन, नहीं बेटा, वो सब हमको पढ़ना ही नहीं है। हमको बस एक बात याद रखनी है कि कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं जो नॉन सिट्रिक होने चाहिए, बस ये वर्ड तुम्हारा की वर्ड है। अगर पेपर में आया और लिख दिया सिट्रिक है एसेंशियल ऑयल, तो फिर तो वह अलग है, बाहर है, इस मतलब आरसीएम से बाहर है, फिर इस पे एफसीएम लगेगा। लेकिन आरसीएम में लगने के लिए उसको एसेंशियल ऑयल को नॉन सिट्रिक होना जरूरी है, और उसके नाम भी दिए, पेपरमिंट हो चाहे अदरमिंट हो। अदरमिंट में क्या क्या आता है? स्पेयरमिंट, वाटरमिंट, हॉर्समिंट, बर्जामिंट एंड मेंथा अर्वेंसिस, ये सारी चीजें आती हैं। अगर इनमें से कोई भी चीज है तो उसके ऊपर आरसीएम लगेगा। ठीक है। और आरसीएम क्यों लग रहा है मैंने आपको बताया, ऊपर तो एग्रीकल्चरिस्ट था, एग्रीकल्चरिस्ट मतलब जो खेती बाड़ी करते हैं ना, और यहाँ पे लिखा एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब बात वही है, एग्रीकल्चरिस्ट भी कहीं ना कहीं जाके अनरजिस्टर्ड ही था, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल दिया कि कोई भी अनरजिस्टर्ड पर्सन कर रहा है अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो बेटा इस रजिस्टर्ड पर्सन को क्या करना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। सीम्स लॉजिकल ना। अब ये बंदा सेल कर रहा है, अब कर रहा है ऐसे बंदे को है जो इंसान रजिस्टर्ड है, तो भैया अगर ये वाला सप्लायर रजिस्टर्ड नहीं है तो सप्लायर की जगह रिसिपेंट को पकड़ लो, कम से कम टैक्स तो नहीं गायब होगा हमारा, इसलिए आरसीएम लग जाएगा। ओके सर। अदर मिनट पे भी एनी रजिस्टर्ड पर्सन, ये दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। ये नोट्स इतने डिटेल है ना कि इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इसमें आपका मॉडल कवर है, ये पूरे अमेंडेड है आपके लिए, आने वाले अटेम्प्ट के लिए आपके पूरे तरीके से अमेंडेड है। तो मैं इसलिए आपको बार बार ये बोलता हूँ कि आप इस नोट्स को परचेज कर लीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प यू अलॉट। वंस वी आर डन विद द लेक्चर्स, हम लोग एक फिजिकल कॉपी भी अपनी वेबसाइट पे पोस्ट करेंगे, क्योंकि अभी नोट्स अमेंड हो रहे हैं चैप्टर बाय चैप्टर। जैसे वो कंप्लीट हो जाता है हम लोग एक हार्ड कॉपी का भी ऑप्शन आपको देंगे, वो भी आप परचेज कर सकते हैं। खैर के लिए सॉफ्ट कॉपी है, चैप्टर वाइज सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है एट वेरी लीस्ट कॉस्ट, बहुत कमी कॉस्ट है, मतलब ज्यादा ऑन एन एवरेज जो कॉस्ट है पर चैप्टर की वो 10-20 रुपए ही होगी। 10-20 रुपए के ही चैप्टर हमने मतलब ज्यादातर चैप्टर वाइज जो है अपलोड किए हैं। कोई सा चैप्टर महंगा भी है, कोई सा सस्ता भी है, डिपेंड्स अपॉन द वेटेज एंड द कंटेंट इन द चैप्टर। ठीक है जी, चलो इसके बाद
सिल्क यान, सिल्क यान आप सभी को पता है सिल्क क्या होता है, सिल्क का धागा, यान मतलब धागा। एनी पर्सन मैन्युफैक्चरिंग सिल्क यान फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वर्म cocoons फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यान। मतलब अगर कोई इंसान ऐसा है जो सिल्क यान बनाता है, पहली बात सिल्क यान मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग भी कहां से होनी चाहिए, रॉ सिल्क से, या तो सिल्क वर्म को उसने पाल रखा है, और वो सप्लाई करता है सिल्क यान। तो यहाँ पे दो तीन बातें बेटा इंपॉर्टेंट है जो चीज आपको समझनी चाहिए। जैसे मान लो मैं एक पर्सन हूं, अब मैं मैन्युफैक्चरिंग तो करता हूं, मैंने मैन्युफैक्चरिंग करी, लेकिन मैंने इसको सप्लाई के लिए नहीं किया आगे। मैंने अपने पास मैन्युफैक्चरिंग करी, और मैन्युफैक्चरिंग करके मैंने इससे अपनी फैक्ट्री में कपड़े बना लिए। तो फिर वो जब मैं कपड़े बेचूंगा तो डिफरेंट थिंग है, उस पर एफसीएम लगेगा। यहाँ पे खाली बात करी जा रही है यान की, धागे की। अगर आप धागा बेचते हो बना के, ठीक है, मैंने मैन्युफैक्चर करे फिर धागा को सप्लाई किया, और धागे को सप्लाई किया, तो मैन्युफैक्चर जिसने किया, ये बात समझ लेना कि मैन्युफैक्चरिंग भी दो जगहों से अलाउड है अगर आरसीएम लगाना है। पहला, या तो आपने कोकून पाल रखे हैं, कोकून मतलब वो कीड़े जो सिल्क बनाते हैं, या तो आपके पास रॉ सिल्क है, आपने किसी से रॉ सिल्क खरीदा, या ककून है, उससे मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो सिल्क यान की, और वो सिल्क यान फिर फर्दर सप्लाई कर रहे हो आप किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, तो उसके ऊपर आरसीएम लगेगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स देगा आपके बिहाफ पे। रॉ कॉटन, ठीक है, एग्रीकल्चरिस्ट इसमें आ गया, एनी रजिस्टर्ड पर्सन। तो आप देख लो ज्यादातर केसेस के अंदर तो एग्रीकल्चरिस्ट है। वाई? क्योंकि एग्रीकल्चरिस्ट जनरली रजिस्टर्ड नहीं होते, जनरली उनकी इनकम टैक्सेबल नहीं होती, तो सरकार को उनके ऊपर टैक्स लगाना काफी मुश्किल है, और वो वैसे भी प्राइमरी सोर्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा है भारत के, जो कि एग्रीकल्चर है, तो उसके ऊपर टैक्स लगाना भी सही नहीं है। सप्लाई ऑफ लॉटरी, अगर सप्लाई ऑफ लॉटरी कर रही है गवर्नमेंट, कर रही है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे सप्लायर होना चाहिए, ये रेसिपिएंट होना चाहिए। बट रेसिपिएंट और सप्लायर दोनों स्विच हो गए आपस में, कोई बात नहीं, टाइपिंग एरर हो जाते हैं कभी कभी। रेसिपिएंट इसमें डिस्ट्रीब्यूटर होगा और गवर्नमेंट सप्लायर होगी। तभी बहुत सारे स्टेट में ना लॉटरी होती है, और लॉटरी का ना केवल अधिकार स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है करवाने का। अब लॉटरी करवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, स्टेट गवर्नमेंट आगे लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ती है, और लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर आगे डिस्ट्रीब्यूट करता है लॉटरीज को, टिकट्स को। तो बेटा जब भी गवर्नमेंट लॉटरी की सर्विसेज, सॉरी लॉटरी जो है हमारा वो गुड्स है, सप्लाई ऑफ लॉटरी करेंगे वो गुड्स है, तो इन गुड्स को यहाँ पे ट्रांसफर होगा। सर लेकिन लॉटरी तो गुड्स नहीं, क्योंकि वो तो मनी एंड मनी वर्थ होता है। बेटा मैंने आपको बताया था सेक्शन 252, याद नहीं है आपको, है ना? एक्शनेबल क्लेम्स आर गुड्स, और एक्शनेबल क्लेम्स में भी कौन से टैक्सेबल होते हैं, केवल स्पेसिफाइड। स्पेसिफाइड में सबसे पहले लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग था ना, तो लॉटरी तो हो गई ना टैक्सेबल। हाँ सर, तो एक एक्शनेबल क्लेम है लॉटरी, जो कि टैक्सेबल है जीएसटी में, वो गुड्स है, एज अ गुड्स टैक्सेबल है। तो अगर गवर्नमेंट उसको किसी भी लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर के सेलिंग एजेंट को ट्रांसफर करती है, तो उसके ऊपर जीएसटी कौन देगा, सरकार ही देगी। सरकार उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर लेगी, क्योंकि सरकार यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी ही होगी, और वो डिस्ट्रीब्यूटर हो सकता है रजिस्टर्ड हो या ना हो, लेकिन बात लॉटरी की है। जब बात लॉटरी की है तो उसके अंदर पैसा ज्यादा इन्वॉल्व है, तो हमारा बहुत सारा उसके अंदर रेवेन्यू लॉस हो जाएगा अगर हमने ये काम नहीं किया। तो इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट, या तो लोकल अथॉरिटी, कोई भी हो सकता है जो बेसिकली गवर्नमेंट का हिस्सा है और टिकट्स को सप्लाई करे, तो दिस इज सप्लाई, दिस इज रेसिपिएंट। ठीक है, हमें यहां तक बात समझ में आ गई। इसके बाद हमारे पास और क्या है, देखो बेटा पॉइंट नंबर 8 क्या बोलता है। पॉइंट नंबर 8 बोल रहा है कि अगर हमने कोई यूज्ड व्हीकल है, सीज्ड हो, कॉन्फिस्केटेड हो, गुड्स कोई सा भी वेस्ट हो या स्क्रैप हो, ठीक है, तो यहाँ पे एनी रजिस्टर्ड पर्सन की जगह पे आपको कर लेना है सीजी। ठीक है बेटा, ये चीज ना आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इसके अंदर ही करेक्शन है। करेक्शन जो भी होंगी वो मैं लिखवाता चलूंगा, सीजी, एसजी, यूटी या एलए, कोई भी हो। मतलब गवर्नमेंट ने कोई भी आपकी व्हीकल जो है वो सीज करी है, क्या करी है, सीज करी है। नाउ दीज आर द सप्लायर ऑफ द गुड्स, ये सब कौन है, सप्लायर। इन्होंने सीज करी है क्या, कोई भी गुड्स, व्हीकल, वेस्ट या स्क्रैप, ये सप्लायर है इसके। और रेसिपिएंट कौन है, कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है। लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन ही यहाँ पे कौन देगा, जीएसटी पे करेगा, ठीक है, क्योंकि रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यही यहाँ पे माना जाएगा कि आरसीएम में टैक्स पे करेगा। ये लायबिलिटी सरकार के ऊपर नहीं आएगी टैक्स पे करने की, किसके ऊपर आने वाली है, ये आने वाली है उस इंसान के ऊपर जिसको ये चीज मिलेगी, रेसिपिएंट। जैसा मान लो, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, कि मान लो गवर्नमेंट ने कोई इंसान था जिसका 10,000 रुपए का चालान कर दिया। अब 10,000 रुपए का चालान कर दिया, तो उसने बोला 10,000 रुपए की तो मेरी बाइक ही नहीं है, बाइक ही रख लो तुम, तो उन्होंने बाइक रख ली। अब उन्होंने बाइक को बेचने की कोशिश करी, सरकार नहीं, ठीक है, सरकार ने, अब स्टेट गवर्नमेंट से मैंने बाइक खरीदी 1,000 रुपए में। अभी जो 1,000 रुपए की बाइक मैंने खरीदी ना स्टेट गवर्नमेंट से, क्योंकि मैं परचेजर हूं, इफ आई एम रजिस्टर्ड पर्सन अंडर जीएसटी, तो इस 1,000 रुपए के ऊपर जीएसटी आई विल पे जीएसटी अपॉन दीज 1,000। लेकिन अगर मान लो मैं रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं, तो सरकार ही इसके ऊपर टैक्स देगी एफसीएम पे, ये बात याद रखना।
सरकारी एफसीएम पे टैक्स देगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि टैक्सेबल पर्सन या पर्सन की डेफिनेशन के अंदर गवर्नमेंट भी आती है। पर्सन की डेफिनेशन पढ़ाई थी ना जब, तो पढ़ाया था कि इसके अंदर गवर्नमेंट भी आती है, तो गवर्नमेंट भी वही सप्लाई करती है, तो उसके ऊपर जीएसटी आता ही आता है, देना मुझे ही पड़ेगा। बस यहाँ पे जमा कराने वाली बात है। अगर मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं तो उसके बाद जमा मैं कराऊंगा, मैं ही रेसिपिएंट हूं, मैं ही टैक्स जमा कराऊंगा। बट अगर मैं अनरजिस्टर्ड हूं तो मैं टैक्स फिर भी दूंगा, बस जमा नहीं कराऊंगा, जमा सरकार कराएगी, बस इतना सा फर्क है। ओके, इसके बाद हमारे पास प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट है। सप्लाई वाले चैप्टर में फाइनल वाले बच्चों को मैंने क्लैरिफिकेशन एक कराई थी, उन सबको ये बात पता होगी जिसने वो सेक्शन देखा है कि ये क्या चीज है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट। आई होप कि आपने वो वीडियो मिस नहीं करी, सप्लाई की एडवांस वाली, सप्लाई एडवांस। अब फॉर इंटर स्टूडेंट्स मैं बता दूं प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट क्या होते हैं। बैंकों को टारगेट देता है एक आरबीआई, और आरबीआई टारगेट देके बोलता है कि हम कुछ सेक्टर बता रहे हैं आपको, जैसे एग्रीकल्चर, एमएसएमई, ये सेक्टर हमारे प्रायोरिटी पे हैं, इनको आपको लोन देना है ज्यादा से ज्यादा। जितना लोन देना है हर बैंक को उतना टारगेट मिलता है। जैसे एक बैंक को मिला, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे मान लो एसबीआई को मिला टारगेट 1,000 रुपए का, कि आपको 1,000 रुपए का लोन देना है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 1,000 रुपए का देना है। आरबीआई ने बोला कि एसबीआई तुम्हें 1,000 रुपए का लोन देना है प्रायोरिटी सेक्टर्स को, और एक बैंक ऑफ बड़ौदा है, उसको बोला कि बेटा तुम्हें देना है 750 का। ये लिमिट आरबीआई डिसाइड करता है हर बैंक टू बैंक कितनी होनी चाहिए। अब बीओबी ने पूरे के पूरे लोन जो दिए वो दिए, मान लो 1,000 करोड़ के लोन उन्होंने दे दिए प्रायोरिटी सेक्टर को। 750 का टारगेट था, 1,000 करोड़ का लोन दे दिया, ठीक है। एसबीआई का टारगेट 1,000 था, लेकिन केवल 500 के लोन ही दे पाई। तो अब एसबीआई क्या कर सकती है, एसबीआई ये कर सकती है कि क्योंकि बीओबी के पास 250 एक्स्ट्रा पड़े हैं, है ना, 250 इसने एक्स्ट्रा दे देना अपने टारगेट से, तो ये 250 वाला इससे परचेज कर लेगी। परचेज क्या करेगी, एज सर्टिफिकेट। अभी भी लैंडर बीओबी ही रहेगा, पैसे रिकवरी बीओबी ही करेगा, लेकिन जो लोन दिया है उसका सर्टिफिकेट केवल एसबीआई को ट्रांसफर हो जाएगा। ये ई कुबेर पोर्टल पे होता है, इसके लिए एसबीआई पैसे देगा बीओबी को। तो ये जो ट्रांजेक्शन है ना, जो सप्लाई है, ये यहाँ पे कवर है। इसके ऊपर टैक्स कौन देता है, आरसीएम वाला बंदा है, मतलब आरसीएम पे टैक्सेबल है। तो जो बंदे को रिसिपिएंट जो होगा, जैसे एसबीआई रिसिपिएंट था, तो एसबीआई को टैक्स देना पड़ेगा इसके ऊपर, जो एसबीआई अब मतलब हमारी बेसिकली रेसिपिएंट की तरह भूमिका निभा रहा है यहाँ पे। तो कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, और वो भी आरपी, दोनों आरपी होंगे, क्योंकि ये बैंकों के बीच में ही होता है ज्यादातर। तो यहाँ पे आप ये भी जान जाना, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ बैंक, केवल बैंकों के बीच में ही होता है, इससे बाहर कोई भी नहीं आता। इसमें ज्यादातर बैंक ही होते हैं, क्योंकि बैंकों के अलावा कोई करेगा ही क्यों इसको ना, ठीक है। इसके बाद मेटल स्क्रैप। मेटल स्क्रैप मतलब लोहा या कोई भी मेटल जो कबाड़ी वाला करता है ट्रेडिंग, है ना, तो कबाड़ी वाला जो है वो अनरजिस्टर्ड होता है जनरली, तो यहाँ पे भी आप करेक्शन कर लेना, अनरजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। कबाड़ी वाला अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है, वो किसी को भी ये स्क्रैप बेचता है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो फिर इसके ऊपर जीएसटी की लायबिलिटी आएगी, अन्यथा जीएसटी की लायबिलिटी इस पे बनती ही नहीं है। क्यों, देखो, जैसे कोई कबाड़ी वाले से, मान लो मैंने अपने घर का सामान कबाड़ी वाले को दे दिया, ठीक है। अब कबाड़ी वाले को मैंने जो सामान दिया, ये वैलिड सप्लाई तो है, इट इज वैलिड सप्लाई, लेकिन वैलिड सप्लाई होने के बावजूद भी इसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। क्यों, क्योंकि मैंने जिसने सामान दिया, मैं खुद कौन हूं, मैं खुद एक अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, कबाड़ी वाला भी एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो इसको जीएसटी से बाहर ही रखा गया। लेकिन मान लो अगर मैं सप्लायर हूं और मैं रजिस्टर्ड पर्सन हूं, तो मैं एफसीएम पे टैक्स दूंगा, है ना, तो मैं किस पे दूंगा, एफसीएम पे टैक्स दूंगा। लेकिन अगर मान लो कबाड़ी वाला, मैं अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, लेकिन कबाड़ी वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, तो कबाड़ी वाला इसके ऊपर टैक्स देगा फिर। तो यहाँ पे ये बात है, दूसरे वाला केस, कि आरसीएम में कब आएगा, जब आएगा जब मैं अनरजिस्टर्ड हूँ, कबाड़ी वाला रजिस्टर्ड है, तो जीएसटी वही पे करेगा फिर हमारे लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट खत्म कर ली। ये पूरी लिस्ट हमें बताती कि कौन कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर आरसीएम की टैक्सेबिलिटी आएगी, एफसीएम की ना आके आरसीएम की टैक्सेबिलिटी आएगी, ठीक है। ये हमने सेक्शन पढ़ा 9(3), सेक्शन नंबर 9(3) था, ये हमारा नोटिफिकेशन नंबर 417। ये हमें नोटिफिकेशन नंबर भी याद रखना है और सेक्शन भी याद रखना है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो करेक्शन है वो जब आपको नोट्स मिलेंगे, अगर आप परचेस करते हैं तो आपको करेक्शन के साथ ही मिलेंगे, डोंट वरी। बट हाँ, ये जो कॉपी मेरे पास अभी है, ये रॉ कॉपी है, तो हो सकता है इसके अंदर एरर्स हो, बाद में रेक्टिफाई हम लोग करके ही आपको देंगे, ठीक है, डोंट वरी। अगर रेक्टिफिकेशन नहीं भी होती है तो आप हमेशा हमें इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी एडिशनल चेंजेस और अ न्यू कॉपी, है ना, हम लोग वो भी आपको सेंड कर देंगे, ठीक है, डोंट वरी। चलो, अभी हमने सारी लिस्ट देख ली, पूरी नोटिफिकेशन नंबर में जो भी लिस्ट थी सेक्शन नंबर 9(3) में, हमने पूरी लिस्ट देख ली। अब हमें इस लिस्ट को ना याद रखना है, क्योंकि गुड्स की लिस्ट जो है, गुड्स की जो लिस्ट है हमारे पास, वो स्मॉल है, छोटी है, क्योंकि इसके अंदर 10 ही आइटम है, और इसमें से मेटल स्क्रैप वाला भी एक न्यू आइटम है,
जो आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। ये पहले लिस्ट में नहीं था और आपके स्टडी मटेरियल में भी अभी इसका जिक्र नहीं है, तो आप उस चीज को भी ध्यान रखेंगे कि ये चीजें अभी स्टडी मटेरियल में नहीं है। ठीक है, प्रायोरिटी लैंडर सर्टिफिकेट तो है, बट बाकी चीजें जो मेडल स्क्रैप वाली जैसे है, ये चीज अभी नहीं है, ये न्यू है। तो ये रिलेटिवली ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अब इसको याद रखने के लिए ना, जहां जहां आपको ऐसे दिखाई देगा, ये रिमेंबर के लिए है आपके, कि आप इसको याद कैसे रखेंगे, रिमेंबरिंग के लिए है, फॉर रिमेंबरिंग। ठीक है, तो आपके लिए यहाँ पे मैंने दो पार्ट में बांट दिया इसको। या तो आप इसका कोड भी बना सकते हो, लेकिन कोड बना के आप पूरा याद नहीं रख पाओगे, इसलिए मैंने आपके लिए यहाँ पे दो चीजें बनाई है, एक स्लोगन टाइप या शायरी टाइप बनाया है। ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो इसको। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या है, काजू है ना, तो मैंने यहाँ पे देखो क्या बनाया आपके लिए, काजू की मिठास। सबसे पहले हमारे पास आ गया कैशू। एक मिनट। ठीक है, लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, अनपील्ड। ये बात आपको याद रखनी है कि इसके अंदर, काजू के अंदर जो चीजें थी वो कौन सी थी, नॉट शेल्ड, नॉट पील्ड। ठीक है, तो अनपील्ड होना चाहिए, नॉट शेल्ड होना चाहिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या रखा दूसरे आपके लिए, बीड़ी का नशा। तो बीड़ी यहाँ पे हमारे पास दूसरी है, बीड़ी रैपर। ठीक है, इसके बाद तो हम ऐसे याद रखेंगे, काजू की मिठास, बीड़ी का नशा, रेशम मतलब हो गया सिल्क, सिल्क सी बात, रेशम सी बातें या सिल्क सी बातें, कपास का मतलब, कपास मतलब वही हमारा सिल्क यान। ठीक है, तंबाकू के पत्ते मतलब तंबाकू लीव्स, टोबैको लीव्स। लॉटरी का नशा, ओके, लॉटरी, हमारे पास लॉटरी आ गया पूरा का पूरा। अब यहाँ तक तो पहला है, दूसरा यहाँ से है, पीएसएल का सपना, मेटल का प्यार, तेरे बिना जीएसटी क्या है सब बेकार। तो ये हमें यहाँ से याद रखना है कि पीएससी, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट, और ये मेटल स्क्रैप। ठीक है, ऐसे करके याद रखना है हमें, पूरा का पूरा इसमें लिस्ट जो है वो कवर हो जाएगा। एक यूज्ड व्हीकल वाला जो पॉइंट है, ये आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, यूज्ड व्हीकल इसमें कवर नहीं होगा। बट यस, ये आपको काफी इफेक्टिव तरीके से इसे याद करने की पूरी की पूरी जो है मदद करेगा, हेल्प करेगा। बट स्टिल आपको इन चीजों को डिटेल में याद रखना है, सप्लायर कौन है, रिसिपिएंट कौन है, इन चीजों को डिटेल में याद रखना ही पड़ेगा। बट हाँ, ऊपर ऊपर से हेडिंग थोड़ा सा याद करने में जो मदद मिल जाएगा वो यहाँ से मिल जाएगा, बट इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना बहुत डिटेल आइटम है। और रही बात सर्विसेज की, तो सर्विस में तो मैंने ऐसी कोई चीज डाली ही नहीं, उसका रीजन यही है कि सर्विस के अंदर बहुत सारे आइटम है, और मेनली हमें सर्विस ही कवर करनी है इस चैप्टर में, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कवर। ठीक है, आज हम लोगों ने इतना किया है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन नंबर 9.4 के अंदर नोटिफिकेशन नंबर 1317। 1317 जो नोटिफिकेशन है क्लियरली बात करती है सर्विसेज के आरसीएम की, तो वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुड्स के अंदर, क्योंकि 10 ही आइटम है, इसमें से भी जो नए ऐड हुआ है उसके ऊपर ध्यान रखना, जैसे मेटल स्क्रैप। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलेंगे। नोट्स परचेस करने के लिए नीचे लिंक है, परचेस कर सकते हैं। नहीं मिलता है लिंक तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं फॉर परचेस। ठीक है, चलो बाय बाय, साइना।